गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफॉर्मेशन का ये सेकंड लास्ट वीडियो है इस सीरीज का, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि कैसे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है, बदला जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, डस्टर दे दो, देखो कहाँ है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सिंपल से कंपाउंड बदलने के लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि सिंपल का नेचर क्या है और कंपाउंड का नेचर क्या है। दोनों सेंटेंस को अगर आप ढंग से जान पाते हैं तभी आप बदलने की स्थिति में होंगे। अगर वाक्य को आप देखें तो सिंपल की परिभाषा है अ सेंटेंस विच हैज वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। अब इसके लिए वर्ब की डू, बी और हैव, इनके अलावा जो मॉडल वर्ब हैं विल, शैल, ठीक ना, इनसे टेंस का निर्माण हुआ है। अगर इनमें से संबंधित वर्ब आ रहा है डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड और फ्यूचर के साथ बी भी मिल जाएगा और हैव भी मिल जाएगा, ये आप जानते हैं। विल और शैल फ्यूचर के लिए मॉडल लिया गया, बी उठाया गया तो फ्यूचर कंटीन्यूअस बना, हैव उठाया गया तो फ्यूचर परफेक्ट बना और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए बी के थर्ड फॉर्म बीन को जोड़ा गया तो फ्यूचर का टेंस बना। मतलब ऐसे समझिए कि अगर इन क्रिया में से कोई भी क्रिया आपको एक वर्ब के रूप में अकेली मिल रही है, अकेली का मतलब भी समझिएगा, अगर डू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी है, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सम्मिलित रूप से एक ही जोड़ा जाएगा। ये मत समझिएगा कि इज के साथ आईएनजी आ गया तो एक इज हो गया, एक आईएनजी हो गया, नहीं, वो दोनों मिलकर एक वर्ब का निर्माण करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन आता है किसी वाक्य में कि जिसमें एक ही वर्ब हो और वो इनमें से कोई एक हो तो वह सेंटेंस सिंपल कहलाएगा। अगर इनके अलावा कोई वर्ब आता है तो वो नॉन फाइनाइट का हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है, तो भी सेंटेंस सिंपल है। ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अगर हम कहें कि राम लाइक्स टू ईट मैंगो, ध्यान से देखिएगा, राम लाइक्स टू ईट मैंगो, राम को आम खाना पसंद है। यहां वर्ब अगर देखें तो पहली वर्ब है लाइक्स और दूसरी वर्ब है ईट, लेकिन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर इंफिनिटिव कहलाती है, यहां लिख दे रहे हैं हम, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो इंफिनिटिव कहलाता है और वही कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, या इसी को डीपीएस भी कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की भूमिका होती है। ठीक, राम लाइक्स टू ईट मैंगो। अब पहला वर्ब तो लाइक्स है, लाइक्स का नेचर देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो वहां वर्ब में यस या यस लगा देते हैं सिंगुलर के साथ, और यदि प्लूरल होता है तो आई, वी, दे, यू के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब यहां चेक करेंगे कि राम सिंगुलर है तो यहां यस आया है, लाइक्स मींस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निर्माण हो रहा है यहां, लेकिन इस वर्ब से आपको किसी टेंस का ज्ञान नहीं हो रहा है। पहली क्रिया से आप ये पकड़ पा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन दूसरी क्रिया से आपको टेंस का ज्ञान नहीं हो रहा है। अब यहां पे दो वर्ब तो हैं, लेकिन एक फाइनाइट है जो टेंस का निर्माण कर रही है और दूसरा इंफिनिटिव है नॉन फाइनाइट का, तो यह सेंटेंस सिंपल है। सिंपल की परिभाषा क्या है? एक वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या एक होनी चाहिए, अगर दूसरी क्रिया आ रही है तो वो नॉन फाइनाइट की हो सकती है, फिर भी वो सेंटेंस सिंपल ही कहलाएगा। अब फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, थोड़ा सा बस इसको जान लेंगे तो आपका मामला सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आसान भाषा में ये समझिएगा कि अगर इनमें से वर्ब आती है तो फाइनाइट होगा, लेकिन फाइनाइट का रूल व्याकरण अलग कहता है। वो कहता है कि अ वर्ब
which can be changed according to their tense, person and pronoun is called finite verb. अब देखिएगा, इसको आसान भाषा में समझाते हैं। अगर सब्जेक्ट के बदलने से या टेंस के बदलने से या पर्सन प्रोनाउन के बदलने से वर्ब अपने रूप को बदल देती है, वर्ब अगर अपने रूप को बदल देती है, सीमित हो जाती है, क्रिया फाइनाइट कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट इंडिफिनिट, चलिए टेंस बदलते हैं, राम लाइक्ड कर देते हैं, क्रिया सेकंड फॉर्म में आ गई। लेकिन टू ईट मैंगो, आइए टू ईट मैंगो, ऐसी क्रिया जो अपना रूप टेंस के बदलने से, या अगर यहां राम की जगह हम आई कर दें तो आई लाइक होगा, आई लाइक टू ईट होगा। ठीक, आई अगर हमने पर्सन बदला, प्रोनाउन बदला, तो भी यह वर्ब बदल गई, लाइक्स से लाइक हो गया। टेंस बदले, पास्ट बदले तो लाइक्स का लाइक्ड हो गया। जो क्रिया टेंस के पर्सन के प्रोनाउन के बदलने से बदलेगी वो फाइनाइट वर्ब होगी, वो टेंस का निर्माण करेगी। अगर ऐसी क्रिया वाक्य में आती है तो सेंटेंस सिंपल है। हां, लेकिन जहां जहां टू ईट आया है, चाहे आपने पर्सन बदला है या टेंस बदला है, टू ईट के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी सभी क्रियाएं जो किसी भी कंडीशन में अपना रूप, रंग, आकार नहीं बदलती हैं, टेंस, पर्सन, प्रोनाउन के बदलने के बावजूद भी ये नहीं बदलती हैं, यही कहलाती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका पहला है पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? सामान्य भाषा में समझाते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, लेकिन यह काम करेगी एडजेक्टिव का। इसके कई रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल कई होते हैं। इन्फिनिटिव, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाएंगे, लेकिन काम करेगा नाउन का। है वर्ब, सब के सब वर्ब हैं, इसीलिए देखिएगा नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं, लेकिन काम क्या है? एडजेक्टिव का। काम क्या है? नाउन का। और तीसरा जो जिरंड है, ये भी वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन काम किसका करता है? नाउन का। अब आइएगा, समझिएगा, सिंपल को ध्यान से समझिएगा। ऐसा वाक्य जिसमें फाइनाइट वर्ब की इनकी संख्या एक हो, केवल एक हो, तो सेंटेंस कहलाएगा सिंपल। लेकिन ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें क्रिया की संख्या दो हो, पहला और दूसरा, तो अगर पहली फाइनाइट आपको मिल गई टेंस का निर्माण करने वाली क्रिया, तो दूसरी इनमें से कोई हो सकती है, तो भी वो सेंटेंस सिंपल कहलाएगा, क्योंकि फाइनाइट की संख्या आपको एक रखनी है, और दूसरी वर्ब नॉन फाइनाइट के रूप में आ सकती है। अब मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल और इसका देख सकते हैं आप। अगर हमें कहना हो, इंफिनिटिव से ही आपकी समझ में आएगा, मनोज went to play क्रिकेट टू कानपुर, कुछ भी लिख लो, लखनऊ, गोरखपुर, कुछ भी। मनोज वेंट, पहली क्रिया क्या आ गई? वेंट। और दूसरी क्रिया टू प्ले, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसके टेंस, पर्सन, प्रोनाउन को कुछ भी बदलो। वेंट देखिएगा, गया था, पास्ट है। अगर इसी को प्रेजेंट बना दे हम, मनोज, तो ये गोज हो जाएगा, गोज टू प्ले, आगे सब कुछ जुड़ जाएगा। वेंट ऐसी क्रिया है, जैसे ही आपने टेंस बदला ये बदल गई, लेकिन टू प्ले ना तो यहां बदला था ना यहां। जो क्रिया टेंस, पर्सन, प्रोनाउन के बदलने पे बदलेगी, जो क्रिया टेंस का निर्माण करेगी, इसमें से कोई भी वर्ब अगर मुख्य क्रिया के रूप में आती है, वही सेंटेंस सिंपल कहलाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हां, अगर उस दूसरी क्रिया को जो फाइनाइट के अलावा आ रही है, वो पार्टिसिपल हो, इंफिनिटिव हो, डिरेंड हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला सेंटेंस सिंपल ही है। ठीक है, अब इसी को पढ़ रहे हैं यहां, तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दे रहे हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस जिसमें आपको वाक्य को बदलना है, वह है कंपाउंड। कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड को संयुक्त कहते हैं, संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। पहली बात तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब की संख्या एक होगी, लेकिन कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं है। कंपाउंड में कम से कम दो क्लॉज का होना आवश्यक है।
कम से कम दो क्लाज होंगे, पहला प्रिंसिपल क्लाज और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लाज। कोऑर्डिनेट क्लाज, अब इसी को समझिएगा। कंपाउंड के लिए क्या है, अ सेंटेंस विच हैज टू क्लाज, एक ऐसा वाक्य जिसमें दो क्लाज हो, पहला प्रिंसिपल क्लाज हो और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाज हो, तो वह जो सेंटेंस बन के तैयार होगा वह कंपाउंड होगा। अ सेंटेंस विच हैज टू क्लाज, वन प्रिंसिपल क्लाज एंड वन कोऑर्डिनेट क्लाज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन जैसे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझना पड़ा है, वैसे ही अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा क्लाज, कि क्लाज क्या है। क्लाज समझिए, अ स्मॉल पार्ट of a large sentence, which has its own subject and finite verb, आइएगा समझिएगा, and finite verb is called clause। देखिएगा, बड़े से वाक्य को ऐसे एग्जांपल से समझिए, बड़े से वाक्य का एक छोटा सा वह भाग जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट हो, खुद का वर्ब हो, तो यह क्या कहलाता है, क्लाज कहलाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको, एग्जांपल से समझिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बड़े से वाक्य का वह छोटा सा अपना भाग जिसमें सब्जेक्ट हो और जिसमें वर्ब हो, और वर्ब भी कैसा, फाइनाइट, टेंस का निर्माण करने वाला। तो जैसे सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिलेगा तो यही कहलाता है क्लाज। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अगर बड़ा वाक्य है जिसके एक पोर्शन में एक सब्जेक्ट और वर्ब है, क्लाज है, तो इसके दूसरे वाले पोर्शन में भी तो यहां सब्जेक्ट और हैड डाइड ये वर्ब है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्लाज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बड़े से वाक्य का छोटा भाग जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है, तो बड़े वाक्य में भी तो सब्जेक्ट वर्ब होगा ही होगा। यानी पहला क्लाज यहां है और दूसरा क्लाज यहां है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक वर्ब यहां है फाइनाइट और एक वर्ब यहां है फाइनाइट, इसका एक मतलब स्पष्ट है कि यह वाक्य सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां फाइनाइट वर्ब की संख्या एक ही होनी चाहिए और यहां कितने दिखाई दे रहे हैं, दो। अब अंतर है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लाज बनाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लाज बनाते हैं, सीधा मतलब है कि अगर दो क्लाज प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेट का प्रयोग हुआ है, a set of a combination of two clause in which first one is principal and the second one is coordinate, then the sentence is known as compound sentence। बना हुआ सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अब प्रश्न ये है कि प्रिंसिपल को तो आप जानते हैं कि यह प्रधान वाक्य है, इसको किसी दूसरे वाक्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन को का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है, इक्वल। इक्वल मतलब होता है समान, ठीक ना। इसको हिंदी में समान पदीय उपवाक्य कहते हैं, लेकिन आप केवल इक्वल से इस बात को समझ जाएंगे। ये एकदम इक्वल होता है। इक्वल मतलब बराबर। किसके बराबर, प्रिंसिपल के, प्रधान वाक्य के बराबर ही अर्थ रखने वाला इक्वल। मतलब अब देखिएगा, बिफोर द डॉक्टर केम यहां कंपाउंड की तरफ नहीं आएगा, लेकिन क्लाज को समझने के लिए पर्याप्त था सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में। कंपाउंड के लिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ हो गया एग्जांपल। आगे देखते हैं कंपाउंड के लिए क्या करना है। पीसी प्रिंसिपल क्लाज के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अगर हम कहें कि मोहन वाज absent so he was beaten। मोहन absent था इसलिए he was beaten, उसे पीटा गया। ठीक है, उसे पीटा गया। मोहन absent था, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। सो
कंजक्शन एक वर्ड आएगा, क्योंकि दो क्लास को जोड़ने के लिए कंजक्शन का रूल आप पढ़े ही होंगे कि जो दो क्लास को, दो वर्ड्स को, दो नाउन को जोड़ता है वो कंजक्शन कहलाता है। तो ये सो कंजक्शन के रूप में है। लेकिन ही वॉज बीटेन, अगर इस पूरे सेंटेंस को हम लोग हटा दें तो भी ही वॉज बीटेन का पूरा अर्थ निकल रहा है, यह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जबकि कॉम्प्लेक्स के साथ ऐसा नहीं है। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले प्रिंसिपल क्लास के ऊपर वो निर्भर है। द पेशेंट हैड डाइड, इसके पहले वाला जो एग्जांपल था। लेकिन ये अगर ये प्रिंसिपल है तो ये भी समान अर्थ दे रहा है। किसके समान अर्थ दे रहा है? प्रिंसिपल के। मतलब ऐसा कोई वाक्य आपके सामने आ जाए जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब इधर हो तो ये क्लाज कहलाएगा, और एक सब्जेक्ट एक वर्ब इधर है तो यह भी क्लाज कहलाएगा। इसमें से पहला क्लाज अगर प्रिंसिपल है तो दूसरे क्लाज को कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा, इसके इक्वल होना पड़ेगा, प्रिंसिपल के बराबर होना पड़ेगा। ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसके पहले क्या पढ़े थे कि अगर प्रिंसिपल आया कि आई हैव अ पेन विच इज कॉस्टली, ध्यान दीजिए, आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, तो ये क्लाज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब कह रहा है विच इज, तो पेन के लिए आया है, विच को यहां एज ए सब्जेक्ट भी मानेंगे आप, और ये हो जाएगा आपका वर्ब, तो ये भी क्लाज हो गया। अब देखिएगा, अगर एक क्लाज यहां है दूसरा क्लाज यहां है तो हम देखेंगे आई हैव ए पेन, ये तो पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन विच इज कॉस्टली जो मांगा है, अगर इसे हम हटा दें तो इसका पूरा अर्थ नहीं आएगा। अब ये इसके ऊपर निर्भर हो गया अर्थ के दृष्टि से, जबकि ये इसके ऊपर निर्भर नहीं है। इसका अगर पूरा अर्थ आ रहा है तो इसी के समान इस वाले क्लास का भी पूरा अर्थ आ रहा है। यहां कंडीशन बदल गया, इसका तो पूरा अर्थ आ रहा है प्रिंसिपल क्लास का, लेकिन इसका पूरा अर्थ यहां पे नहीं आ रहा है, ये डिपेंड है। तो जैसे प्रिंसिपल के साथ सबऑर्डिनेट आएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे सबऑर्डिनेट आएगा, इसका एक फार्मूला है आप नोट कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्लाज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाज कॉम्प्लेक्स, और प्रिंसिपल क्लाज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाज कंपाउंड। ओके, ये बराबर है कंपाउंड सेंटेंस, ये इसके ऊपर निर्भर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि पहला क्लाज दूसरा क्लाज, क्लाज तो यहां भी रहेगा, हाँ ये सबऑर्डिनेट होगा जो डिपेंड होगा, और ये डिपेंड नहीं होगा। अर्थ के दृष्टि के लिए ये एकदम इक्वल होगा प्रिंसिपल के। इस हिसाब से अगर वाक्य आप देखेंगे तो जहां एक सेंटेंस में वर्ब की संख्या एक होगी वह होगा सिंपल, जहां दो क्लाज होंगे जिसमें से एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट होगा कॉम्प्लेक्स, जहां दो क्लाज होंगे पहला प्रिंसिपल और दूसरा कोऑर्डिनेट, वो कंपाउंड। ठीक है, अब इसी बात को थोड़ा सा यहां समझ लें, फिर आज का वीडियो हम यही बंद कर देंगे। जो सबऑर्डिनेट है, जो सबऑर्डिनेट है इसके तीन प्रकार, पहला नाउन क्लाज, दूसरा एडजेक्टिव क्लाज, और तीसरा और अंतिम है एडवर्ब क्लाज। ठीक, अब कह रहा है कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा, अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये चार हो जाते हैं। ठीक, लेकिन पहले यहां समझिएगा सबऑर्डिनेट का क्या मतलब है। अगर प्रिंसिपल क्लाज के साथ सबऑर्डिनेट मिला तो सेंटेंस बन के तैयार होगा कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। और यहां अगर प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेट मिल रहा है, समान अर्थ बताने वाला, एकदम प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट बराबर, तो वो कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। ये तो आप जान चुके हैं। इसका पहला काइंड है कुमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव विरोध, एडवर्सेटिव कंजक्शन, चौथा और अंतिम है इलेटिव परिणाम बताने वाला। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेंटेंस हमने लिखा, अभी वही एग्जांपल लिखते हैं, आई हैव अ पेन विच इज कॉस्टली।
अब ध्यान दीजिएगा, इसी को बना रहे हैं कि आई हैव अ पेन एंड इट इज कॉस्टली। अंतर समझिएगा दोनों का। मेरे पास एक पेन है, प्रिंसिपल क्लॉज, मेरे पास एक पेन है, ये कंफर्म आइए समझिएगा, दोनों प्रिंसिपल हो गए। चूंकि पहले में हैव है और दूसरे में इज है, तो दो फाइनाइट वाक्य सिंपल में नहीं रह सकते, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में रह सकते हैं। वही कंडीशन यहां भी है, ठीक है। इसका मतलब दो दो फाइनाइट के साथ आ रहा है तो सिंपल तो नहीं है। अब देखिएगा, प्रिंसिपल ये भी है, प्रिंसिपल ये भी है। विच इज कॉस्टली, जो महंगा है। अब इस क्लास को हटा दीजिए एक सेकंड के लिए, क्या है पेन, ये है ही नहीं, केवल इतना ही है कि विच इज कॉस्टली, जो महंगा है। तो अर्थ के लिए ये उसके डिपेंड नहीं हो गया, बिना इस प्रिंसिपल के ये अपना अर्थ दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आई हैव अ पेन, यहां पे एक नाउन का प्रयोग हुआ है, और अगर सबऑर्डिनेट होगा तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में होगा। चूंकि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो क्लॉज कहलाएगा। तो यह पूरा क्लॉज किसकी तरह काम कर रहा है, इस पेन की विशेषता नहीं बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं आ गया। विच इज कॉस्टली, जो महंगा है, क्या महंगा है, पेन, नाउन की विशेषता, मतलब जो काम एडजेक्टिव करता है, अगर हम केवल कॉस्टली रखें यहां तो ये एडजेक्टिव है, नॉर्मल एडजेक्टिव जैसे काम करता है, ओके। लेकिन जैसे विच इज कॉस्टली, जैसे क्लॉज में बदला, सब्जेक्ट और वर्ब दिया, क्लॉज में बदला, अब यह पूरा क्लॉज विशेषता बता रहा है, तो यही कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा वह इन तीनों में से कोई एक होगा ही होगा, तभी वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब आइए, आई हैव अ पेन, प्रिंसिपल, लेकिन कह रहा है एंड इट इज कॉस्टली, यह महंगा है। अगर ये पूरा अर्थ दे रहे हैं भाई साहब, तो इसका भी अर्थ अपूर्ण नहीं है, यह महंगा है। जो भी अर्थ दे रहा है पूर्णता के बराबर है, क्योंकि इसके समान अर्थ देना है। तो ये डिपेंड नहीं है, इनके समान है। और चूंकि इस कंजक्शन से दोनों क्लॉज आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे देखा आपने प्रिंसिपल के साथ एक जुड़ा, इट इज कॉस्टली। अब देखिएगा, ये परिणाम बता रहा है, इलेटिव है, परिणाम नहीं बता रहा है। एडवर्सेटिव है, विरोध बता रहा है, विरोध नहीं बता रहा है। अल्टरनेटिव, विकल्प बता रहा है, विकल्प नहीं बता रहा है। कुमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ बताने वाला, जोड़ने वाला, ऐसे समझिए ना। तो आई हैव ए पेन एंड इट इज कॉस्टली, एंड क्या बता रहा है, जोड़ बता रहा है। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग होगा वह इनमें से कोई एक होगा, और वह निर्माण करेगा कंपाउंड सेंटेंस का। फिर अंतिम बार समझा रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में से प्रिंसिपल के साथ एक का होना अनिवार्य है कॉम्प्लेक्स के लिए, और एक प्रिंसिपल के साथ इन चारों भाइयों में से किसी एक का होना अनिवार्य है, किस वाक्य के लिए, कंपाउंड के लिए। सिंपल में एक वर्ब आएगी, दूसरी वर्ब आती है तो वो पार्टिसिपल इंफिनिटिव या नॉन फाइनाइट हो सकती है, सिंपल का काम खत्म, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब। लेकिन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब का होना आवश्यक है, दो क्लॉज का होना आवश्यक है। तो दोनों में प्रिंसिपल तो कॉमन है, प्रिंसिपल का तो होना अनिवार्य है। हाँ, एक के साथ प्रिंसिपल में सबऑर्डिनेट होगा, सबऑर्डिनेट का मतलब वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, इन तीनों में से कोई। और ध्यान दीजिएगा, क्लॉज से मत घबराइएगा, जो काम नाउन का है, जो काम नाउन का है, अगर नाउन के स्थान पे कोई ऐसा शब्द प्रयोग हो गया जो सब्जेक्ट और वर्ब लिए हुए है, जो क्लॉज की तरह है, वो नाउन क्लॉज है, सिंपल। अभी देखा आपने विच इज कॉस्टली, कॉस्टली भी अगर हम डायरेक्ट कॉस्टली को पेन से जोड़े तो ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन चूंकि क्लॉज की बात हो रही है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है भाई क्लॉज में। तो अगर ये पूरा क्लॉज एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज। और एडवर्ब क्या है, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, पर्पस, मैनर, रिजल्ट, अगर इनसे संबंधित कोई सब्जेक्ट और वर्ब काम कर रहा है तो एडवर्ब क्लॉज है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रिंसिपल के साथ इनमें से किसी एक का होना अनिवार्य है। बिल्कुल उसी समान कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, इन चारों में से किसी एक का होना कंपाउंड बनाने के लिए अनिवार्य है। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल के वीडियो में सिंपल से कंपाउंड की तरफ बनाना सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।